बाहर की सारी परिस्थिति से अप्रभावित और अधिकतम भागीदार। आत्मा शब्द जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो बाहर से पूर्णतः निर्लिप्त और अधिकतम भागीदार। कहने का मतलब बहुत व्यवहारिक ढंग से और कहें कि सब तरफ आग लगी हुई हो तब भी हम सहज रह सकें और उसको बुझाने में अधिकतम भागीदारी कर सकें। क्या मध्यस्थ का बहुत व्यवहारिक मतलब ये है कि बाहर सब तरफ आग लगी हो मन वृत्ति चित्त में और बाहर, वो सब के बावजूद सहज रह सकें और बाहर बुझाने में भागीदारी कर सकें। अगला जो विशेष होकर परिचय देखेंगे ना तो आत्मा, उससे ज्यादा विशेष होकर परिचय देखेंगे ना तो जीवन। जीवन जीवन हो की जगह से व्यवहारिक मतलब देखेंगे उसका क्या है। तो तात्विक और व्यवहारिक दोनों में मैं बात कर दे रहा हूँ, क्योंकि व्यवहारिक पकड़ में आता है कि मध्यस्थ होने का व्यवहारिक मतलब क्या है। अस्तित्व की एक अविभाज्य वास्तविकता होने का मतलब इतना ही है कि सामान्य हूँ, उसमें विशेष कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे बेसिक से देखेंगे तो अस्तित्व में एक अविभाज्य इकाई सामान्य से, उससे विशेष होके देखेंगे तो आत्मा या मध्यस्थ, और विशेष होके देखेंगे तो जीवन। जीवन का व्यवहारिक मतलब है एक निरंतर बनी रहने वाली इकाई। निरंतर बनी रहने वाली इकाई के रूप में जैसे ही देखते हैं ना, फिर जागृति, ज्ञान, समाधान, ये सब अपने आप प्रथम लक्ष्य बन जाता है। आप जैसे ही अपने को एक निरंतर बनी रहने वाली इकाई के रूप में देखेंगे, वो अपने आप प्रधान लक्ष्य बन जाता है जीवन के लिए। जागृति, ज्ञान, समाधान, वो सब अपने आप टॉप प्रायोरिटी बन जाता है हमारा, अगर हम अपने को जीवन की जगह से देख रहे हैं। इससे नीचे आके देखेंगे ना तब मानव, और दर्शन में आपको इसके रेफरेंस सब मिल जाएंगे अलग अलग अगर ढूंढेंगे तो। मानव हूं की जगह से यह है कि जीवन हूं, साथ में शरीर भी। तो शरीर यात्रा तक जो शरीर का पोषण, संरक्षण, सदुपयोग का बात, और शरीर के साथ रह करके व्यवस्था को प्रमाणित करने का बात। व्यवहारिक जगह देखेंगे ना, मानव होने में ये दो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक शरीर का ध्यान रखने का, दूसरा शरीर से व्यवस्था में भागीदारी। जब ये नहीं होगा तो शरीर का ध्यान रखने का काम नहीं होगा, और शरीर से जो भागीदारी हो सकती है वो नहीं होगी। शरीर के बिना जो हो सकती है वो करेंगे, बट शरीर से जो हो सकता है वो नहीं हो पाएगा अगर मानव नहीं हो। इससे नीचे भी लोग शरीर के बिना क्या हो सकता है? अगर बाबा जी की भाषा में कहूँ तो ऐसा कहते हैं कि जीवन शरीर के बिना भी प्रेरणा दे सकता है दूसरों को जागृति के लिए, बशर्ते दूसरा इतना सेंसिटिव हो कि उसको ग्रहण करने को तैयार। संवाद में देखेंगे एक जगह तो ये बात कहते हैं कि जीवन शरीर छोड़ने के बाद भी प्रेरणा दे सकता है जहां वो प्रभावी हो सकता है, ऐसा संवाद में कहा है। इससे नीचे का जो परिचय है ना, शरीर हूं या बाहर का वो हूं, वो सब बेकार है, भ्रम है। दर्शन की भाषा में कहेंगे तो भ्रम है, अमानवीयता है। इससे नीचे एक ही परिभाषा जो बोलने की जगह से काम आती है, वो है कि वास्तविकता को इंगित करने के लिए एक नाम। तो श्याम हूं कह सकते, बट वो वस्तु जब भी इंगित करेगा तो मानव को ही करेगा। उससे कम की किसी वस्तु को अगर कोई शरीर को इंगित करके श्याम कह रहा है तो अधूरी बात होगी। कम से कम श्याम शब्द से मानव इंगित होना चाहिए, और बढ़े तो जीवन इंगित होना चाहिए, और बढ़े तो आत्मा इंगित होना चाहिए, और बढ़े तो अस्तित्व की एक सामान्य इकाई हो, ये इंगित होना। शब्द ऐसा है, तो रेंज पूरा इतना है। ये नाम सर भैया ये शरीर का है, मानव का है या जीवन का है? अगर मुझसे पूछेंगे तो नाम आदमी देता है, ठीक है, देता है किसी का। मुझसे पूछेंगे कि किसका नाम है तो कम से कम जीवन का है, उससे नीचे नाम का कोई बहुत मतलब नहीं है। क्योंकि मेरा शरीर बच्चा हो जाए, बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, इवन मर जाए तो भी आज अगर श्रद्धेय नागराज जी हमारे सामने आएंगे तो मैं तो उनको उसी नाम से नमस्ते करूंगा या प्रणाम करूंगा।
तो कम से कम जीवन का नाम मैं अपने लिए जैसा बैठा रखा हूँ वो बता रहा हूँ। मानव तो है ही, बट कम से कम मैं उसको जीवन की जगह से देखता हूँ कि शरीर में सारे बदलाव के बावजूद नाम तो वैसे ही देखता हूँ, उसी का ही था। पहला तो ये है कौन हूँ को इतना रेंज में मैं अपने लिए, और मैं अभ्यास कर रहा हूँ कि अगर एक शरीर के रूप में अपने को देखता हूँ तो सिर्फ करके मानव के रूप में देख सकता हूँ। अगर मानव के रूप में अपने को देख रहा हूँ मैं तो आगे बढ़ के जीवन रूप में देख सकता हूँ। अगर जीवन रूप में देख रहा हूँ तो आगे बढ़ के आत्मा रूप में देख सकता हूँ। वहां पहुंच गया हूँ तो सामान्य की जगह से देखना शुरू करूँ कि मैं तो अस्तित्व की एक सामान्य इकाई हूँ। ये अभ्यास कर रहा हूँ मैं। तो जब अपने को जिस जगह पर खड़ा देखता हूँ उससे एक कदम आगे के लिए ट्राई करता हूँ कि अगर कभी लगे कि शरीर में ही डूब गए, दर्द हो रहा है कहीं और लग रहा है हम ही मरे जा रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है तो एक लेवल शिफ्ट करके देखें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो मानव हूँ। अगर कहीं मानव रूप में अपने को देख रहे हैं कि जीवन और शरीर दोनों का ही ध्यान रख रहे हैं तो ये देख सकें कि मैं जीवन हूँ, कि वरीयता दोनों में जीवन की है, कि शरीर की भी जरूरत है, जीवन की भी जरूरत है। प्रायोरिटी किसको है? जीवन को देना बनेगा। अपने को जीवन रूप में भी देखना शुरू करते हैं तो ये दिखता है कि मन वृत्ति चित्त प्रभावित होता रहता है बाहर से, होगा ही, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है बाहर के साथ। विचार, इच्छा, आशा, व्यवहारिक भाषा में कहें तो इच्छा, विचार, आशा ये जुड़ी हुई है बाहर से। तो किसी लेवल पर शिफ्ट करके अपने को बुद्धि की जगह से और आत्मा की जगह से खड़े होकर देख सकें और अंततोगत्वा बिल्कुल एक सामान्य वास्तविकता के रूप में देख सकें, जहां किसी भी तरह के विशेष होने का या अहंकार होने का, अस्मिता होने का भाग ही खत्म हो जाए, भाग ही खत्म हो जाए। क्योंकि वो रोग है, अहंकार एक रोग है, अस्मिता एक रोग है, अभिमान एक रोग है, पीड़ा देता है। तो क्यों हूं मैं तो ऐसा, मतलब कौन हूं मैं तो ऐसा है। ये एक मिनट, आराम से एक मिनट। हाँ, जैसे अभी आपने जो बाइफरकेट किया, जब मानव के रूप में मैं देखता हूँ तो मानव हूँ, अलग करके देखता हूँ तो मैं जीवन हूँ, फिर जीवन को भी अलग करके देखता हूँ तो मैं आत्मा हूँ। ऐसा ही चल रहा है ना? जी बिल्कुल। तो मानव से पहले भी जब मैं देखता हूँ तो सहअस्तित्व हूँ, ऐसा भी हो सकता है। वही ये जो लौट करके देखेंगे ना, जिसको आप सहअस्तित्व कह रहे हैं ना, मैं जब आखिरी जगह कह रहा हूँ ना कि आत्मा हूँ और सामान्य वास्तविकता हूँ, उस आत्मा की जगह से जैसे ही आप देखते हैं ना, तो आत्मा का व्यापक के साथ नित्य संग है ही। तो आत्मा की जगह से जैसे ही आप जाते हैं, ठीक, और उस सामान्य वास्तविकता की जगह से देखने की बात करते हैं, आप अपने को व्यापक में ही संपृक्त पाते हैं और पूरी प्रकृति को भी व्यापक में ही संपृक्त पाते हैं। तो उस जगह से देखने का मतलब ये होता है कि व्यापक दिखता है, व्यापक में पूरी प्रकृति संपृक्त दिखती है, प्रकृति के एक हिस्से के रूप में मैं इसको देखता हूँ, अपने को भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको देखता हूँ। वो मैं भाव जो है ना, अहंकार वाला, अस्मिता वाला, वो खत्म हो जाता है। समग्रता के एक हिस्से के रूप में खुद को देखना होता है। तो व्यापक में संपृक्त पूरी प्रकृति, उसका एक हिस्सा ये, ऐसा पोजीशन अपना बनता है। अगर देखिएगा तो ऐसा व्यापक में पूरी संपृक्त प्रकृति, उसका एक हिस्सा ही है। और एक हिस्सा जब मैं कह रहा हूँ ना, तो बेसिकली सबसे जुड़ा हुआ ही ये हिस्सा है। अलग थलग अस्तित्व ही नहीं दिखता है इस हिस्से का, वो सबके एक अविभाज्य हिस्से के रूप में दिखता है, अलग होना दिखता ही नहीं है वहां से। ये है सबसे सामान्य जगह देखने की, और वो अल्टीमेट सबसे सामान्य है लेकिन सबसे अल्टीमेट है। निश्चित रूप से सामान्य होना मुख्य बात है, विशेष होना मुख्य बात नहीं है। विशेष तो हम सब मान ही बैठे हैं अपने को अलग अलग तरह से, और जितनी ज्यादा ये विशेषता मान रखे हैं उतना रोग है। कम से कम मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए कभी नहीं कहता हूँ। अपना अभ्यास का ढंग बता रहा हूँ कि मैं कैसे कदम दर कदम अपने को बढ़ा रहा हूँ। बढ़िया हो गया। ये प्रश्न है कि जैसे कौन हूँ पे या किसी और पे? नहीं, कौन हो, मैं कहा ना, वही मेरी तलाश है। तो उसी तलाश की प्यास में प्रश्न है कि
ठीक है, ये बात हम तक पहुंची हुई है कि हम गठन पूर्ण करना चाहते हैं, तो क्या आप अपने आप को ऐसा देख पाते हैं कि पार्टिकल नेचर के रूप में, यानी कि गठन पूर्ण परमाणु जैसे कहा, तो पार्टिकल नेचर की बात है, तो क्या ऐसे आपके पास तर्क या अनुभव बन पाते हैं कि आप अपने आप को पार्टिकल के रूप में देख पाते हैं, या ये मेरा भ्रम है कि मैं उसको पार्टिकल मानता या दर्शन का पोजीशन तो बहुत क्लियर है कि सब एटॉमिक पार्टिकल है और पूरा जीवन भी जो है वो एक वास्तविकता है, एटम है। दर्शन का पोजीशन तो बहुत क्लियर है। अब पूछिएगा मैं उसमें से क्या देख पाता हूँ, तर्क की जगह से और अनुभव या देखने की जगह से। तर्क तो पर्याप्त है जो मैं कर सकता हूँ, जितना पूछेंगे सब पर तर्क कर सकता हूँ कि क्यों मैं ऐसा मानता हूँ, पर्याप्त तर्क कर सकता हूँ। आप जीवन विद्या के पर्सपेक्टिव से तर्क करेंगे तो भी, और सामान्य विज्ञान की जो समझ है हमारे पास उससे करेंगे तो भी। भैया एक दो तर्क रख देंगे, एक पुष्टि कर लेंगे, जितना करना हो कर लेंगे। पहले एक बार इस सीरीज को पूरा कर लेते हैं, फिर बाकी प्रश्नों का समय होगा तो कर लेंगे। तो तर्क पर्याप्त हो सकते हैं। अब पूछिएगा उसको देखने की जगह से कब देखा जा सकता है, तो जब जीवन को देखने जाते हैं तो रूप की जगह से अब आप बात कर रहे हैं, तो उसके पहले एक कमेंट कर दूं, जीवन जागृति की जगह से रूप देखना मुख्य मुद्दा नहीं है। जीवन जागृति की जगह से गुण देखना, स्वभाव देखना, धर्म देखना और अंततोगत्वा परम धर्म या संपृक्तता को देखना, ये मुख्य मुद्दा है। अगर जीवन जागृति की जगह से बात करेंगे ना, तो गुण को देखना, स्वभाव को देखना, धर्म को देखना और संपृक्तता को देखना, उस सत्य को देखना, ये मुख्य मुद्दा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी भी जीवन का रूप देखे बिना जीवन के गुण को देख सकते हैं, जीवन के स्वभाव को देख सकते हैं। आप संवेदना के हिसाब से आस्वादन ज्यादा करते हैं कि मूल्यों का करते हैं कि ज्ञान का करते हैं, ये बात आप अपने में अभी भी देख सकते हैं बिना ये देखे कि मन के कौन से अंश में और कौन से परिवेश में ये हो रहा है। देख भी सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। आप मन बना लें अपनी उस संवेदना को ठीक करने का तो कर सकते हैं, उसको स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, स्वाद से सुखी होने में प्रयोग करने के बदले। तो ये जीवन का गुण, जीवन का स्वभाव थोड़ी होता है, स्वभाव तो मानव का होता है ना। थोड़ा रुक के देखेंगे ये सारी चीजों को तो देख सकते हैं, अभी मानव ही मान लेते हैं। नहीं, जो बदर दर्शन में तो जीवन का तो कोई स्वभाव नहीं है, सिंप्लीफाई कर ना इसका कोई गुण है, ना कोई इसका धर्म है, मानव का है। ऐसा लगता है, अच्छा, ऐसा लगता है। पढ़ेंगे धीरे धीरे ये सारी चीजों को तो बात क्लियर हो जाए तो अच्छा है ना। बात हो सकती है। देखिए बात हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। रुक के देखना चाहिए कि अगर बाबा जी अभी शरीर नहीं चला रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी, उनके अंदर कौन सी जीवन क्रियाएं होंगी, नहीं होंगी। जैसे बाबा जी को हम मान गए तो गुण तो तीन ही है, सम विषम मध्यस्थ। तो बाबा जी किस स्थिति में है अभी? कैटेगरी है ये तीन। हाँ, गुण की कैटेगरी है ये तीन। संख्या गिनने जाएंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, संख्या गिनने जाएंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, क्योंकि जीवन में 122 आचरण है। हाँ, ठीक, उसमें से कुछ गुण है, कुछ स्वभाव है, कुछ धर्म है। अगर उनको एक एक को देखने जाइएगा ना तो उसमें से कुछ है जो जीवन का गुण है, रूप तो एक भी नहीं है। कुछ गुण है, कुछ स्वभाव है, कुछ धर्म है। आप देखिए उसमें धीरता कहाँ है, वीरता कहाँ है, हाँ, 122 आचरण, उदारता कहाँ है, अमर बुद्धि चित्त बुद्धि आत्मा, दया कहाँ है, कृपा कहाँ है, करुणा कहाँ है। तो दिखेगा कि मानव में है, ये ठीक है, बट मानव में होते हुए भी वो जीवन क्रिया लिखा है जागृत जीवन के 122 आचरण है ना। बहुत बहुत बढ़िया, आपने सही करेक्ट किया। तो एक सेकंड आता हूँ ना, तो देखिए इसमें क्या है कि जब ध्यान देने जाते हैं ना तो जीवन में बदलाव कहिए, मानव में बदलाव कहिए, कोई बहुत अंतर नहीं है। मानव में बदलाव में भी मुख्य बदलाव तो हम जीवन में ही कर रहे होते हैं, शरीर में कोई बहुत ज्यादा बदलाव हम आप नहीं कर रहे हैं। मानव जीव चेतना से मानव चेतना में जाने में मुख्य बदलाव जीवन में है। जीव चेतना से मानव चेतना में जाने में मुख्य बदलाव जीवन में है। मानव चेतना से देव चेतना और दिव्य चेतना में जाने में भी मुख्य जो परिमार्जन है वो तो जीवन में। जी,
जीवन में है, क्योंकि गठन पूर्णता हो गई है और क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता उसी इकाई में तो होगा जो गठन पूर्ण हो गई है। सही बात। ये जो 3 पूर्णता कह रहे हैं हम, कुछ लोगों के लिए भारी होगा, छोड़ दीजिएगा। तो क्रम से चलेंगे तो कनेक्ट हाँ, ये हो टॉपिक थोड़ी गहराई में चली गई है। नहीं लेकिन तो इसलिए मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा हाँ, उससे ठीक बात है। कि जिसमें गठन पूर्णता हो गई है उसी में तो क्रिया पूर्णता होगी, जी जी। जिसमें क्रिया पूर्णता हो गई है उसी में तो आचरण पूर्णता होगी। तो गठन पूर्णता जीवन में हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। शरीर में तो हुआ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता भी जो होगा जीवन वो में। तो उस जीवन में ही होगा, और कहाँ होगा। जो पहला स्टेप चला है वही तो दूसरा तीसरा चलेगा। सही कहा। तो व्यवहारिक जगह से लौटाते हैं, क्या है भैया कि जीवन में बदलाव की जगह से अपने एक एक स्वभाव को, अपनी एक एक प्रवृत्ति को, अपनी एक एक क्रियाओं को, और किसी को ये शब्द भी नहीं अच्छा लगे तो अपने एक एक आचरण को पहचान करके ठीक करने का काम किया जा सकता है, बिना उसका रूप देखे हुए। जीवन के एक एक आचरण को पहचान करके उसको ठीक करने का काम किया जा सकता है, बिना उसका रूप देखे। आप देख सकते हैं अभी अपने में क्रोध को ठीक करने के लिए शांति की तरफ, क्षमा की तरफ अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, मैं रोहिणी में हूँ। मैं अभी मनोसंचेतनवादी मनोविज्ञान ही पढ़ करके आ रहा हूँ कानपुर से। एक एक क्रियाओं को देख सकते हैं, एक ठीक। एक आचरण को देख सकते हैं, और बिना ये देखे कि उसका रूप कैसा है, उस क्रिया को ठीक होने पर काम कर सकते हैं, काम कर सकते ठीक है, ठीक है। हैं। तो पहले तो ये कहूंगा कि काम ठीक, तो बात उस पर बात हो है। सकता है खूब आराम से, बिना रूप को देखे भी, बिना रूप को देखे भी काम हो सकता है। अब जब रूप देखने जाते हैं ना, अच्छा सर, एक प्रश्न। जैसे रूप बोल रहे हैं तो जीवन का भी कोई रूप होता होगा? है ना, वही बताने वाला हूँ नेक्स्ट, अच्छा, मेरा वही है ठीक है। कि जब रूप देखने जाएंगे उसको ना, तो पहला रूप उसका दिखता है पुंज के रूप में। वो परमाणु रूप में नहीं दिखेगा, वो पुंज रूप में दिखेगा। पुंज रूप का मतलब है जिस शरीर को चला रहा होता है लगभग उसी आकार का दिखता है, लगभग उसी आकार का दिखता है। ये दिखेगा, अगर आप देखने जाएंगे रूप को तो पहले वो दिखेगा। उसको स्थिर कर पाए अगर आप और बारीकी से देख पाए तब परमाणु दिखेगा, नहीं तो दिखेगा दिखेगा। उसको और स्थिर करके देखने जाएंगे तब एक एक अंश दिखेगा, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो तब दिखेंगे। तो अगर जीवन का आप रूप देखने भी जाओगे तो पहले आपको वो गठनपूर्ण परमाणु नहीं दिखेगा, वो पुंज दिखेगा। पुंज से जब आप पीछे करके उसको देखोगे, स्थिर करके देखोगे, क्योंकि गति में है, तो जैसे पंखा देखेंगे अभी आप, तो उसकी पंखियां नहीं दिखती, वो पूरा डिस्क ही दिखेगा ना। आप इसको रोकेंगे, जब स्थिर करेंगे, उसकी गति को धीमा करेंगे, ठीक, तब आपको उसकी एक एक पंखियां दिखेंगी, नहीं तो दिख नहीं सकता है। तो पहले पुंज दिखेगा, उसको स्थिर करेंगे तो परमाणु दिखेगा, उसको और बारीकी से देखने का काम करेंगे तब अंश दिखेगा। तो बाबा जी से किसी ने पूछा कि हमको ये जीवन परमाणु के अंश कब दिखेंगे, संवाद में एक जगह पूछा है, उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा अनुभव होने के बाद, अनुभव होने के बाद। और इतना ही नहीं, उसके बाद कहा यदि तुम्हारी देखने की जिज्ञासा और आवश्यकता होगी तो। ये 2 उत्तर दिया उन्होंने, अनुभव होने के बाद, दूसरा तुम्हारी आवश्यकता होगी तो किसी से पूछा बाबा जी से कि आपने कैसे देखा, तो उन्होंने कहा हमको सब कुछ को देखने की जिज्ञासा थी। ये उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि जीवन में बदलाव के लिए रूप को देखने में उलझने के बदले आचरण को देख करके उसको ठीक करने की तरफ काम करेंगे ना, तो हम भास, आभास, प्रतीति, अवधारणा, अनुभव की ओर आराम से गति कर सकते हैं, बिना एक एक अंशों का हिसाब लगाए भी। ऐसा मेरा जो स्वीकृति और समझ है वो बोल रहा हूँ, और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। मैं रूप देखने पर बहुत फोकस्ड भी नहीं, मुझे दिखता है कि उसके बिना भी मानवीय स्वभाव धीरता को मैं अपने में स्थिर कर सकता हूँ।
वीरता को कर सकता हूँ, उदारता को कर सकता हूँ, न्याय की दृष्टि से जी सकता हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, बट मेरा फोकस भी नहीं है रूप को देखने का। लेकिन अगर आप में से कोई देखना चाहता है तो पुंज रूप में वो पहले दिखेगा, फिर परमाणु रूप में दिखेगा, फिर अंश रूप में दिखेगा। ऐसा उस रूप को देखने का क्रम बनेगा। वो तो 2016 में हापुड़ में शिविर हुआ था, तो मैंने देखा ही था, जैसा आप बता रहे हैं ना, अंशों के रूप में। वो थोड़े दिन चला, फिर खत्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। रूप को कितना भी देख लेंगे ना, अगर किसी विधि से, कोई भी विधि लगा के रूप को देख भी लें, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है स्वभाव को स्थिर करने से। ये जो इतना मध्यस्थ दर्शन, जानने मानने की प्रधान वस्तु किसको कहता है? देखिए, अभी मानव संचितनावादी मनोविज्ञान ही में कर रहा था, स्वभाव, धर्म और सत्य को प्रधानता से जानने मानने की वस्तु के रूप में देखा। रूप और गुण तो चित्त के चित्रण की सीमा तक ही है, उससे ऊपर की क्रिया में तो रूप और गुण है ही नहीं। स्वभाव है, धर्म है, सत्य है। तो ऊपर की क्रियाओं में अगर हम जागृति चाहते हैं तो कहाँ फोकस करेंगे? जो उसका वस्तु है उसी पर तो फोकस करेंगे। और ये सब मैं अपनी जगह से कह रहा हूँ भैया, मैं किसी दूसरे की जगह से नहीं बोलता हूँ कभी। सबके लिए निर्णय है लेने का कि कैसे कौन निर्णय लेगा, पर मेरा ऐसा है। तर्क में तो भैया बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और तर्क थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए उसको अभी नहीं चलाता हूँ, समय सीमा को देख करके। पहले पार्ट को रोक के ना मैं ये दोनों पार्ट पर। आपका प्रश्न हो गया पूरा भैया? आपका हो गया पूरा? तलाश जारी है। नहीं, आज और कुछ रह गया हो पहले प्रश्न में? तर्क को नहीं बढ़ाऊंगा, तर्क से कैसे सिद्ध करें उस पे मैं नहीं जाता। ठीक बात। मैं तो ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा काम कर रहा हूँ। अगर हमको जीवन को रूप देखने का भी मन होगा तो जो पहला स्टेप है पुंज रूप में देखना, मैं उस पर काम करना शुरू करूंगा, बजाय उसको तर्क में खींचने के। लेकिन कर सकते हैं तर्क, कभी फ्री टाइम हो तो आराम से कर सकते हैं। मैं एंजॉय करता था पहले तर्क करने, लेकिन क्या होता है, ये एक समय के बाद धीरे धीरे मन भर जाता है तर्कों से। मैं अपना स्थिति कह रहा हूँ, तो मेरा मन तर्क में अति संतृप्त हो गया है। और तो मन करता है सीधा देखे चीजों को और उस हिसाब से अपने को ठीक करके जी ले। पुंज रूप से देखने के लिए क्या करें? ये अच्छा प्रश्न है कि पुंज रूप से देखने के लिए क्या करें। शरीर से आने वाली हमारा जो अभी चिपकाव है, जुड़ाव है, वो शरीर से है। तो शरीर से आने वाली संवेदनाओं का दृष्टा होना, ठीक, ये अपने को शरीर से अलग देखने का सबसे मूलभूत अभ्यास है। बाबा जी संवाद में एक जगह कहते हैं, दृष्टा पद प्रतिष्ठा की पहली उपलब्धि शरीर संवेदनाओं का दृष्टा होना है। अभी हम शरीर संवेदनाओं के साथ तदाकार होकर के, उसमें डूब करके उसको भोगते हैं। उसकी जगह शरीर संवेदनाओं से तदाकार होने के बदले, शरीर और शरीर की संवेदनाओं से तदाकार होने के बदले दृष्टा की जगह से रह के उसको देखने का काम करें। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप। बाकी पर भी बात हो सकती है, बट पहला स्टेप ये है, शरीर से आने वाली संवेदनाओं को शरीर और संवेदना में डूबने के बदले, उसको सुख दुख का स्रोत मानने के बदले, डूबने का मतलब क्या है, उसको सुख दुख का स्रोत मान लेते हैं, उसको अच्छा लगने बुरा लगने की जगह से अपने सुखी होने का आधार बना लेते हैं, तो हम डूब गए उसमें डूबने के बदले घटना क्या घट रही है उसको दृष्टा भाव से देखने का अभ्यास, अगर वही करना है तो। मैं आपके अभ्यास के संदर्भ में कह रहा हूँ, मैं कोई मूल अभ्यास नहीं कह रहा हूँ कि वही करना चाहिए, लेकिन आपने पूछा कि रूप देखने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये करना। जो शरीर से जो संवेदनाएं आती है उसका भी तो कारण तो जीवन ही है ना, उसका भी तो जीवन को ही तो आती है। जीवन को आती है, लेकिन जीवन जो उसमें डूबता है ना, संवेदना तो शरीर में बनती है किसी बाह्य वस्तु के संपर्क से। संवेदना के रूप में जो घटना पैदा होती है वो बाह्य वस्तु के संपर्क से। कभी गर्मी के संपर्क में आए तो बहुत तेज संवेदना दिखेगी। सूक्ष्म तो बहुत सारी होती ही रहती है शरीर में, क्योंकि वातावरण के संपर्क में हम हैं ही। उसको पढ़ने का काम जीवन करता है, ध्यान देता है तो पढ़ता है, नहीं ध्यान देता है तो छूट जाता है।
अभी बहुत सारी आवाज है जो कान से टकरा रही होगी, हम नहीं सुन रहे। आप मेरी आवाज को छोड़ के बाकी सब पर ध्यान देना शुरू करिए, अभी आपको कुछ और भी सुनाई देना शुरू हो जाएगा। हो सकता है पंखे का सुनाई दे दे, हो सकता है बगल का कुछ दे दे। मेरा बंद करके 2 सेकंड शांत होंगे ना, दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आ तो रहा है शरीर तक, उस हम ध्यान नहीं दे रहे उस पर, लेट गो। तो जीवन बढ़ता है उसको और उससे सुखी दुखी होता रहता है। ये है शरीर और संवेदना से तदाकार होने का मतलब। जागृत जैसे जैसे हम होते जाते हैं ना, पता तो चलता है हमको कि शरीर में क्या हो रहा है, नहीं पता चलेगा ऐसा थोड़ी, ठीक से पता चलता है, लेकिन उससे सुखी दुखी होने का काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। रोक लेते हैं इस टॉपिक को, एक बार लौट के आते आगे। करिएगा अभ्यास, देखिएगा धीरे धीरे, और कभी और बात कर सकते हैं। ये जो क्यों हूं वाला प्रश्न है ना, इसको 2 तरह से हम आज के दिन व्यवहारिक भाषा में कहते हैं। जैसे बच्चा पूछता है पत्ती हरी क्यों होती, तो हम एक स्टेप पीछे जाके कह देते हैं क्लोरोफिल के कारण। बेटा क्यों गिर गए, केले पर छिलके का पैर रखने के कारण। ठीक, एक्सीडेंट क्यों हो गया, एक पहले की घटना बताते हैं, हमको नींद आ गई या उसने सामने से गलत कट ले लिया, तो उस घटना के ठीक पहले की घटना को हम कारण के रूप में पहचानते हैं और क्यों का उत्तर देते हैं। क्यों का उत्तर एक तरीका ये है, क्यों का उत्तर देने का। दूसरा तरीका ये है कि बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के रूप में उत्तर देते हैं। जैसे बाबा से पूछा किसी ने बारिश क्यों होती, तो ये नहीं कहा कि बादल बनते हैं, गर्मी हो जाती है, ऊपर उठता है इसलिए होता है, पहले की घटना कहेंगे तो ऐसा बनेगा। उन्होंने उसका पर्पस बताया, कहा धरती और आदमी की प्यास बुझाने के लिए। धरती, आदमी, पेड़ पौधों का प्यास बुझाने। बहुत व्यवहारिक और बहुत प्रयोजनपूर्ण उत्तर है कि बारिश का प्रयोजन क्या है अस्तित्व में, प्रयोजन क्या है अस्तित्व में। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता रहा हूं कि मानव की जगह से भी पूछिएगा ना, मानव जीवन जैसा भी आप अपने को देखते हैं कि क्यों हूं, पीछे जाके अगर देखिएगा तो इतना ही उत्तर दिखता है कि अस्तित्व के प्रकटन क्रम में एक समय पे मानव का होना हो जाता है, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं। करता कोई भी आदमी कुछ अपने होने के बाद है, हम हो गए तब कुछ करने की बात करते हैं। होने के पहले तो हम क्या करेंगे, तो होने के पहले अपने होने का कारण तो यह है कि अस्तित्व के प्रकटन क्रम में एक समय में सारी अनुकूलता मिल जाए तो ज्ञानावस्था हो जाती है, जीवन हो जाता है, मानव हो जाता है। दूसरे पर बात हो सकती फिर कि इस पूरे अस्तित्व में इस मानव का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है। उसको जीवन की भाषा से जब कहते हैं तो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को क्यों हूं में पहचान। सामान्य भाषा में कहिएगा तो अपने में निरंतर सुखी रहना, क्यों हूं को अब मैं बहुत व्यवहारिक भाषा में ले आता हूं। अपने में निरंतर सुखी रहना और इस पूरे अस्तित्व की व्यवस्था में अपनी भागीदारी करना, अस्तित्व में स्वयं निरंतर सुखी रहना और पूरे अस्तित्व की व्यवस्था में भागीदारी करना। हूं तो मैं इसी, खुद में निरंतर तृप्ति पूर्वक रह सकूं और अस्तित्व की व्यवस्था में भागीदारी कर सकूं। उसमें 2 तरह से भागीदारी, एक है मानव के साथ, एक है बाकी प्रकृति के साथ। बाकी प्रकृति के साथ बहुत छोटी मोटी भागीदारी है, क्योंकि प्रकृति को अगर बहुत डिस्टर्ब नहीं करें ना तो सामान्य रूप से ठीक ही रहती है। हम डिस्टर्ब भर नहीं करें तो ठीक ही रहती है। तो बाकी प्रकृति के साथ छोटी मोटी भागीदारी है, कहीं कुछ बिगड़ रहा है, असंतुलित हो रहा है, उसको ठीक कर लें या अपने कमाने खाने लायक डिजाइन बना लें कि उसमें से शरीर की जरूरत पूरी हो जाए। मानव के साथ भागीदारी बहुत ज्यादा है कि ये जो हमारे दूसरे ही संबंधी दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी जिंदगी में भी निरंतर सुख, निरंतर तृप्ति आ जाए। मुख्य भागीदारी तो मानव की वहां है, वहां है। बाकी हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा, पशु पक्षी को तो आदमी अपने करतूतों से डिस्टर्ब ना करे और थोड़ा बहुत सहयोग कर दे, इतने में उसका काम चल जाता है,
इतने में उसका काम चल जाता है। लेकिन दूसरे आदमी के साथ बहुत ज्यादा भागीदारी जो लाखों साल में हम लोग नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। प्रकृति तो फिर भी लंबे समय तक ठीक थी, हम लोगों ने पिछले 200-250 सालों में उसको ज्यादा खराब किया है, ज्यादा खराब किया है। लेकिन आदमी के साथ खराब होना देखिएगा तो जंगल युग, शिला युग, कोई युग पलट के देखिए होता रहा है, होता रहा है। किसी न किसी नाम पर, कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी संप्रदाय, कभी लोग, कुछ ना कुछ होता रहा है। तो आदमी की मुख्य भागीदारी पूछिएगा क्या है, तो अस्तित्व में दूसरे मानव भी निरंतर तृप्ति पूर्वक जी लें, उनको भी ज्ञान और समाधान हो जाए, उसमें सहयोग मुख्य भागीदारी है। आदमी के होने का पर्पस तो यही है, अपने निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना और दूसरे मनुष्यों को भी तृप्ति पूर्वक जीने में अपना सपोर्ट हो। अपने संबंधियों को, दूसरे मनुष्य का मतलब है अपने ही संबंधियों जिनसे हम अविभाज्य रूप से जुड़े हुए ही हैं। जितना जितना व्यापक में संतृप्त प्रकृति दिखती है, एक ही स्पेस में ये पूरा डूबा हुआ दिखता है, वैसा वैसा दिखता है कि जुड़ाव तो हमारा है ही, जुड़े हुए तो हम है ही। तो अपना ज्ञान होना, समाधान होना, इसके आधार पर निरंतर सुखपूर्वक होना और अस्तित्व का दूसरे मानव को भी इसके लिए सहयोग कर पाना, ये प्रयोजन दिखता है। क्यों हूं का ऐसा दिखता है। अगर इस क्यों हूं को ठीक से समझ लेते हैं ना, तो क्या चाहता हूं वही बन जाता है। जब तक क्यों हूं को ठीक ठीक नहीं समझे हैं, तब तक निरंतर तृप्ति जिन जिन चीजों में आदमी मान लेता है वही वही चाहता है। तो किसी को लग गया कि सुख जो है वो संसार का सबसे धनी आदमी बनने में, तो उसी में लग जाएगा। किसी को लगेगा सुख 2 करोड़ की कार खरीद लेने में है, तो उसी को चाहेगा। किसी को लगेगा कि सुख घर में अपनी चला लेने में है, तो वही चलाएगा। किसी को लगेगा ये क्लब का प्रेसिडेंट बन जाने में सुख है, तो वही चाहेगा। जिसको लगता है ज्ञान में सुख है, वो ज्ञान चाहता है। लेकिन अगर वो प्रयोजन ठीक से समझ में आ जाए कि मैं क्यों हूं, तो चाहना तो वही बन जाती है फिर आदमी की। अन्यथा कोई चाहना बचता ही नहीं है। क्यों हूं को ठीक ठीक नहीं समझते हैं, तो जो जो चीज तृप्ति से जुड़ती जाएगी, सुख से जुड़ती जाएगी, वो सब चीजें आदमी की चाहना बनती जाएगी। अगर मैं अपने लिए देखूं, तब तो क्यों हूं वाला भाग ही आज मेरी चाहना है। जो सबसे ऊपर की मेरी इच्छा है वो तो वही है। उससे उल्टा पुल्टा अगर कुछ कर लेता हूँ तो मैं चाहता तो नहीं हूँ। आज मजबूरी हो, बाध्यता हो, आदत बन गया है, संस्कार खराब हो गए हैं, नहीं अभी तक सुधार पा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं भी कुछ गलती कर जाऊं। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ आज करना, ये मैं बता सकता हूँ अपने लिए अच्छे से कि इच्छा में टॉप प्रायोरिटी पे तो यही है कि क्यों हूँ वाले भाग को मैं ठीक से कर लूं। बट छोटा मोटा रोग तो बहुत सारा रहता ही है जी, हम भी इसी समाज के आदमी है, कोई बाहर से थोड़ी। ऐसे ही बहुत सारे गलत चीजों को करके ही आगे बढ़े हैं। तो बाध्यतावश कुछ हो सकता है, अभी भी हो रहा हो, कर रहा हूँ, लेकिन चाहता नहीं, चाहता तो नहीं। ये स्थिति है अगर ये तीनों प्रश्नों के कॉन्टेक्स्ट में।